नमस्कार साथियों, लगभग 200 से ज़्यादा विद्यालयों में मेरा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराने वाले पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो बहुत से जब मेरे वर्कशॉप हो रहे थे तो बहुत से छात्रों और टीचर्स ने मेरे से कहा कि अगर हो सके तो मैं पाइप के मैनेजमेंट से उनकी मुलाकात करवाऊं। तो साथियों, आज ये इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रही है, क्योंकि मेरे साथ उपस्थित हैं मिस्टर राकेश तायल, जो कि वाइस चेयरमैन है पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, जो कि आपके जो प्रश्न आपने मुझसे पूछे थे उनके सवालों के जवाब देंगे। तो मैं स्वागत करता हूं राकेश जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राकेश जी, मैं सबसे पहले एक प्रश्न करना चाहूंगा। ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन है और एक जो आज का बिल्कुल मॉडर्न करियर ऑप्शन है, तो बच्चा कंफ्यूज है। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल को फॉलो करे, बच्चा चाह रहा है कि वो मॉडर्न की तरफ जाए। तो थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप रूबरू कराएं हम सभी को कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न करियर ऑप्शंस कौन सा ज्यादा बेटर है और बच्चे को किस ओर जाना चाहिए। देखिए, कोई ट्रेडिशनल नहीं होता, कुछ मॉडर्न नहीं होता। ये आपके जो अडेप्ट करना होता है आपको अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। और अभी जो टाइम है, बहुत से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और बहुत कुछ चेंज हुआ है। 2010 से हम एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। वी आर ऑलरेडी इनटू इट। तो एजुकेशन के अंदर भी बहुत बदलाव आए, एजुकेशन 4.0 को लेके। और बहुत सारे इमर्जिंग एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो पहले इंजीनियरिंग में, जैसे आपने कहा, एक ट्रेडिशनल, जैसे हम बोलते हैं कि कोर ब्रांचेस होती थी, तो आपकी CSC, IT, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, इस तरह के कोर्सेज के बारे में हम बात करते थे। अब इनके अंदर हम स्पेशलाइजेशन की बात करने लगे हैं, राइट। तो अब स्पेशलाइजेशन के अंदर जो बात, क्योंकि आज जितनी भी कंपनीज हैं उनको कुछ ना कुछ नए इमर्जिंग एरियाज से रिलेटेड उनको एक मैन पावर चाहिए, एक उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ताकि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी डेफिनेटली। और हमको जो मैन पावर जो सिस्टम है उसको हमें इन्हेंस करना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसे लोगों को अब इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आज से ही अगर बच्चे इस चीज़ से सेंसिटिव हैं कि हमें एक नई सिस्टम्स पे जाना चाहिए, तो वो बहुत सही है उस तरीके से कि अगर वो उस चीज़ को पहले से जान चुके हैं कि हाँ, अब इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ये बाकी की चीज़ें बहुत रिडंडेंट हो जाएंगी। सो बहुत से लोग इन तरह की चीज़ों को रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली यू हैव ए बिग स्कोप। अदरवाइज आपके जो पुराने सिस्टम्स हैं वो बहुत सालों से थे, 50-60 सालों से वही चीज़ें आप बार बार उनको देते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, बच्चों को कुछ नया लर्न करने के लिए नहीं है, और ऐसी चीज़ों के लिए जॉब्स आगे बनेंगी भी नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज़ की अलग लेवल पे होने वाली हैं। और अभी से ही इन सब चीज़ों की रिफ्लेक्शंस हैं, ये आ रही हैं कंपनीज़ के अंदर। अभी जो कोरोना जो पैंडमिक है, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई इस तरह की चीज़ें कि लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब तवज्जो देने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू इमर्जिंग एरियाज़। और जो स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, तो सबने देखा है कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग के साथ साथ किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया। तो और इसी चीज़ें से जो आपका एजुकेशन 4.0 है, इन्हीं चीज़ों पे रिलेटेड है। ब्लेंडेड एजुकेशन पे है, ऑनलाइन पे है, आपका हाइब्रिड सिस्टम पे है, आपके फ्लिप बेस्ड लर्निंग पे है। तो ये सब चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर हैं और ये आप इन चीज़ों से अछूते नहीं रह सकते आज के दिन में। सो इट इज़ लाइक इट वुड बी अ वाइजर थॉट अगर स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उनको अगर एक नए इमर्जिंग एरियाज में अपनी करियर फील्ड या करियर चॉइस उन्होंने बनाना है, तो इट इज़ अ मोस्ट वेलकम डिसीजन। जी, बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी जब मैं सेशन ले रहा था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मशीन लर्निंग के बारे में, कुछ बच्चे पूछ रहे थे डेटा साइंस के बारे में। तो ये मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्या यही इमर्जिंग करियर का एक पार्ट है आपके अनुसार, ऐसा है? देखिए क्या है, जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे इंड्यूस हुआ है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, ये सब इसी का ही एक अलग अलग इनके फील्ड्स हैं। तो और सब कुछ जो अब आने वाला है वो अब इन सब चीज़ों ने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस बिजनेस प्रोसेसेस में, इंडस्ट्री प्रोसेसेस में, जिस तरह से काम होते हैं, चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट हो जिसमें स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, या कंप्यूटर्स या टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 का पार्ट थे। तो अब जो फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने बिल्कुल योर बैंग ऑन की, जो मशीन लर्निंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डाटा साइंस है, ये इसके प्रोपेलर हैं और यही इस चीज़ को, चेंज को लेके आ रहे हैं और इसी से सारी चीज़ें इंड्यूस होंगी आगे। जी, बच्चों की क्वेरी रहती थी जब मैं सेशन लेता था कि उनके पास कोई यूनिक आइडिया है, उनको ऐसा लगता है कि ये साइंटिफिक है और ये आगे चल के पूरी कायनात के लिए साबित हो सकता है, एक अच्छा आइडिया, लेकिन उनको डर भी था। मैंने कहा मुझे बताओ, तो उनको एक डर भी रहता है कि मैं किसी से शेयर करूंगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा मेरा आइडिया और कोई चुरा लेगा। तो उन्हें पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं पता होती है कि कैसे उस आइडिया को मैं एग्जीक्यूट कर पाऊं। अगर कहीं से मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है तो कैसे मुझे कैसे सपोर्ट मिल सकता है। तो क्या आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, अगर किसी बच्चे को कोई आइडिया है तो वो कैसे उसके एजुकेशन के लिए फर्दर आगे जा सकता है? देखिए, हमने यहाँ पे पूरे हरियाणा, नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है इंक्यूबेशन सेंटर जो है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, हमने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन में बनाया है। और बहुत सारे ऐसे एक्सीलरेटर्स हैं जिनके साथ हमने MOU साइन किए हैं, चाहे वो इंडिया है, अब्रॉड है। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले के साथ आपका MOU है, आपका हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े एक्सीलरेटर हैं उनके साथ हमारा MOU है। तो इस तरह की जो एक चीज़ होती है कि इसका एक प्रोसेस होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे आपने कहा, एक हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहता है, एक हमेशा से इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई मेरे पास एक आइडिया आया है, शायद किसी ने ऐसा आइडिया नहीं सुना है, पर लेकिन जब वो अपने अपने अंदर रहता है तो उसका कुछ हो नहीं सकता unless and until you bring out that particular idea, you share it with your mentor। तो उसको चीज़ें देखें, क्योंकि एक इसका प्रोसेस होता है कि जब एक हम स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं और एक्सीलरेटर से उसका टाई अप होता है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कितनी डॉट्स अलग अलग हैं जिनको आपको कनेक्ट करना है। तो आपका एक डॉट होता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप तक वो प्रॉब्लम्स आती हैं कि अभी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए क्या, राइट? एक सप्लाई साइड से इन्वेंशन होता है, एक डिमांड साइड से इन्वेंशन होता है, ठीक है? जो डिमांड है, जहां से डिमांड आनी है, वो इंडस्ट्रीज है या लोग हैं जनरल। तो अगर जो इंडस्ट्री है, अगर कोई एक हेल्थ सेक्टर्स के अंदर अगर कोई 10 आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आपका फोर्टिस है, आपका मेदांता है, आपका मैक्स है या आपका एम्स है, अगर आप इन के बड़े बड़े डॉक्टर्स को आप जानते हैं, उनके अगर कोई टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको कोई कैंसर से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में डिवाइस करनी है, आपको BP से रिलेटेड कुछ डिवाइस करना है, या आपको कोई थायराइड से रिलेटेड कोई डिवाइस करना है, तो उनको पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट जो हैं वो अभी मार्केट के अंदर है वर्ल्ड वाइड, और किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कोई प्रोसेस की कोई प्रॉब्लम है जिसका वो हल चाहते हैं, सो दे पुट दैट प्रॉब्लम अक्रॉस टू यू। अगर फिर वो बच्चों के साथ हम शेयर करते हैं, अगर बच्चों के पास ऐसा कोई आइडिया है, अगर उन चीज़ को कर सकते हैं, तो उसकी तो एक रेडीमेड मार्केट है जो उनको मिल जाएगी, राइट? अगर इनके अलावा उनके पास अगर कोई मेडिकल सिस्टम के अंदर कोई नया आइडिया उनके पास आया है, तो इस तरह के कुछ आइडियाज़ हैं जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सिस्टम होता है जहाँ पे हम उस चीज़ को रखते हैं, पिच करते हैं, देन द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री दे कम अप एंड दे सी ओके फाइन, वेदर दिस पर्टिकुलर आइडिया हैज सर्टेन वैल्यू और नॉट। कई लोग एक पर्टिकुलर आइडिया जो वर्थ आगे उसको आगे तक ले जाने वाला आइडिया नहीं है, पर उसके ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, राइट? और कहीं पता लगता है कि ये आइडिया तो किसी ने बहुत पहले कर चुके हैं, इट्स ऑलरेडी बीन डन। तो उन चीज़ों की, सब चीज़ों की एक रिपोजिटरी होती है, क्या हो चुका है, पेटेंट होते हैं, क्या वो पेटेंट के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के एक प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जिनके अंदर ये देख के उनको हम पता लगा के बच्चे को बता सकते हैं कि यस, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं, इन्वेंशंस हैं, सिस्टम्स हैं, आइडियाज़ जो पहले से हो चुके हैं, और इन चीज़ों के अंदर और स्कोप है, आप इन चीज़ों के अंदर काम करें, एंड इट इज़ गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ एन सस्टेनेबल आउटपुट और रिक्वायरमेंट
for that particular industry or people at large. तो there is a way out. तो अगर कोई इस तरह का आइडिया लेकर बच्चा आपके पास अप्रोच करना चाहता है तो क्या पैटर्न है, कैसे वो आप तक? देखिए हमारा जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, इट इज ओपन फॉर एवरीवन. तो ऐसा नहीं है कि दिस इज ओपन ओनली फॉर पाइटियंस, राइट. अगर कोई भी स्कूल का बच्चा या कोई टीचर या कोई भी इंडिविजुअल अगर वो चाहता है कि उनके पास कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म है, कोई आइडिया है, उनको वो शेयर करना चाहें, उनको मेंटोर चाहिए, उनको एक्सेस टू हमारी कोई भी लैब का एक्सेस चाहिए, उनको यहाँ पे काम करना है, उनको यहाँ पे रहना है, सो एवरीथिंग इज ओपन फॉर देम. भले वो बच्चा किसी भी क्लास का हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कॉलेज का हो, वी डोंट माइंड. जी. ठीक है. एक चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज द ओनस इज ऑन अस. क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अगर हमारी देश को कहीं आगे बढ़ना है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम जब तक इस चीज़ को प्रोपेल नहीं करेंगे, इन चीज़ों को एक्सीलरेट नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. हम इंपोर्ट करके देश को आगे नहीं बढ़ा सकते. सो वी हैव टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द न्यू टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू स्टार्ट रीइम्पोजिंग द फेथ इन आवर यंगस्टर्स. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और इन बच्चों को जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत आती हैं कि जो अगर एक वर्केबल आइडिया है, उसके ऊपर आपको किस तरह से इन्वेस्टर्स मिलें. तो जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन होता है इसके अंदर, और जो एक्सेलरेशन का काम होता है इसके अंदर, सब चीजें होती हैं. एवरी डॉट, एवरी प्रॉब्लम इज प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, राइट. आपको किस तरह से सीड इन्वेस्टर चाहिए, एंजल इन्वेस्टर चाहिए, किस तरह से आपको फिर आपके जाके और वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए, तो किस किस टाइम पे कौन सी फंडिंग आपको चाहिए, वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन और नॉट. तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो जिनको एक्सपीरियंस होता है उस तरह की चीज़ों के, बिकॉज द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स और जो ये सब चीज़ें होती हैं, दे हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्यूमेन, दे हैव दैट काइंड ऑफ एन vision whether this is gonna work or not, right. स्टूडेंट्स होते हैं वो, दे आर वेरी फ्रेश विद आइडियाज, उनके प्रॉब्लम्स चीज़ें होती हैं वो बताते हैं, पर लेकिन उनको उसको वर्केबल मैकेनिज्म नहीं होता उनके पास, उसको एग्जीक्यूशन करने की प्लानिंग नहीं होती उनके पास. कोई बच्चा इंजीनियरिंग में अच्छा होता है, उसको मार्केटिंग का नहीं पता है, उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स नहीं पता है. तो ये सब जो टीमें हैं हमारे पास, अगर जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है हमारे पास, MBA भी है, BCom भी है, BBA भी है, आपके फार्मेसी भी है, आपका इंजीनियरिंग भी है, तो ये सब जो डोमेन्स की जब सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो जो आइडिया है वो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल से रिलेटेड नहीं, वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड. एग्जैक्टली. आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी है, आप किस तरह से कौन सा मॉडल लगाते हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें हैं, आप ग्राफ बनाएंगे, आप उसका बिजनेस प्रोसेस बनाएंगे, आप एक बिजनेस मॉडल बनता है, तो बिजनेस मॉडल की वर्केबिलिटी क्या आएगी, इसकी लाइफ कब तक रहेगी, सो हाउ एंड व्हाट एट व्हाट कॉस्ट यू हैव टू प्रोड्यूस इट, राइट. कौन से कस्टमर्स को आप इसको देखेंगे, वेदर ये कोई सब्स्टिट्यूशन का अवेलेबल है, मोनोपोली प्रोडक्ट है, कंपटीशन का है, इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे, पेटेंटिंग कराएंगे और चीज़ें कराएंगे. सो लॉट मेनी थिंग्स नीड टू बी लुक आफ्टर. आपने एक शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, और मेरे भी सुनने में आया कि बहुत अच्छा आप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में. तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एक बच्चा जो 11th 12th का है, थोड़ा सा वो और इसके बारे में जान सके, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर जो यहाँ पे स्टैब्लिश होने वाला है उसके बारे में. देखिए, आपके पास जितने भी इमर्जिंग एरियाज़ हैं, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी है, गेमिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन है, तो और आपके बिजनेस मॉडलिंग है, जैसे आपके अंदर आपके MBA या आइडिया जनरेशन से जो चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों की एक तो आपका जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन है कि आपने एक आइडिया जनरेट किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपको हम उसके अंदर आपको मेंटोरिंग कराते हैं, उसके अंदर लोगों से मिलवाते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब चीज़ों से आपको आपसे इंटरेक्शन होगी. यू विल कम टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड हाउ टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर आइडिया.
ताकि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीज़ों पे काम कर चुके हैं या जो जानते हैं कि हाँ इन चीज़ों के जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, उसको एक हम सपोर्ट सिस्टम उसका प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको सपोज करते हैं कि आपको CA चाहिए, आपको एक स्टैब्लिशमेंट करना है, आपको स्टार्टअप को रजिस्टर कराना है, वो कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैपिटल कैसे जनरेट होगी, किस तरह से आप आगे चलेंगे। तो एक फाइनेंशियल डोमेन है, एक आपके आइडिया के ऊपर वर्किंग है, फिर उस वर्किंग की वैलिडिटी है कि उसकी वैलिडिटी है, वर्केबल है प्रोसेस या नहीं है, वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम मनी एंड एवरीथिंग है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपका एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन का जो है एक हिस्सा है। तो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो, और बच्चे जो एक कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है, मेरा कहना तो ये है कि आने वाले जो क्लासेस हैं वो स्टार्टअप इंक्यूबेशन है। वी आर मेकिंग आवर क्लासेस इन स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स ओनली, ठीक है ना, जहाँ पे आइडिएशन हो, जहाँ पे लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अब हम जो क्लासरूम्स बना रहे हैं उसके अंदर हम हर फ्लोर के ऊपर एक आइडिएशन लैब बना रहे हैं जहाँ पे बच्चे बात करेंगे, जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, राइट। आपके क्लासेस को हमने फ्लिप बेस्ड लर्निंग के क्लासेस बना दिए हैं सब। तो आपके एक तरफ बोर्ड नहीं होता, आपके 3 तरफ बोर्ड हैं, फ्लेक्सिबल लेक्चर थिएटर्स हैं। तो लेक्चर थिएटर्स नहीं कहेंगे हम उन्हें, तो उन्हें इनोवेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग लैब्स कहेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब चीज़ें किस तरह से चेंज हो गई हैं। आपकी लाइब्रेरीज़ हैं जो कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस बन गई हैं। तो इनके सिर्फ नाम नहीं बदले हैं, इनके पीछे सोच बदली है, इनके प्रोसेसेस बदले हैं, और इनके जो आउटपुट हैं डेफिनेटली इज गोना बी डिफरेंट, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर न्यू इन्वेंशंस, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो आउटकम्स हैं जो हम एजुकेशन 4.0 में चाहते हैं। हम कॉपी कट पेस्ट नहीं चाहते, हम कुछ नया चाहते हैं। और कुछ नए चाहने के लिए आपको जो एक सिस्टम में बांध देते हैं उन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो वो किस तरह से बाहर निकलना है, उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देना है, और प्लेटफॉर्म देने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए जहाँ पे एक इंडिविजुअल को प्रोपेल करते हैं, उसको इग्निट करते हैं कि ओके फाइन, यू डू समथिंग डिफरेंट। और उसका जो जैसे घोड़े के ऊपर हम बांध देते हैं कि आप इतना चलें, उससे ऊपर आगे ना चलें। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में होता रहा है कि हम जैसे जैसे जो इंक्विजिटिवनेस होती है बच्चे की, जो क्वेश्चंस पूछता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं वो क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता रहता है। वो उतना ही सिलेबस पढ़ता है जितना लिखा होता है, उससे बाहर नहीं देखता, कि उसको बना देते हैं कि ये सिलेबस रटना है। तो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ एजुकेशन 2.0, जहाँ पे हमको गुलाम बनना सिखाया, जहाँ पे आपको बताया कि आपने इतने में ही काम करना है, राइट। आपको एक लिमिट कर दिया कि ये सिलेबस है, हु हैज इन्वेंटेड द सिलेबस, राइट, हु डिजाइन दैट सिलेबस, कि ये सिलेबस इतना ही होना चाहिए, राइट। तो ह्यूमन रेस का क्या सिलेबस है, राइट, ह्यूमन रेस का कोई सिलेबस नहीं है, राइट। आपका लाइफ है, आपकी लाइफ को आप किस तरह से जीना चाहते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप किस तरह से मूव करते हो, अपनी लाइफ को किस तरह से आगे लेके जाते हो, आपको क्या अच्छा लगता है। हाउ कैन समवन एल्स टेल यू दैट यू शुड डू दिस, राइट। हाउ एन एजुकेशन मिनिस्टर टेल्स यू that okay fine, this is good for you and this is what you have to read, right. How a CBSE can dictate it, okay fine, this is the thing, you are intelligent if you read this and you score this much marks in this particular thing, right. तो ये चीज़ें आज के दिन में बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं रखती। तो अब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरह से आइडिया जनरेट करते हैं, किस तरह से नई चीज़ें बना सकते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप एनालिटिकल हैं या नहीं है, आप एक प्रॉब्लम्स आएंगी तो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, राइट। आप कंटीजेंसी प्लानिंग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, राइट। आपके पास EQ है, IQ है, SQ है, ये सब कंपोनेंट हैं एजुकेशन 4.0 के। और ये हम अपने पुराने ज़माने में करते थे, जो हमसे अंग्रेज़ों ने छीन लिया, हमें जब गुलाम बनाया तो हमें इन बेड़ियों में जकड़ दिया, राइट। तो ये सब चीज़ें नहीं जी। राकेश सर, अब 2 क्वेश्चन बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड हैं। पहला, अब बच्चा और उनके माता पिता अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे वो एक अच्छे कॉलेज को चुने अपने फ्यूचर के लिए। सबसे पहले बच्चों को पूछना चाहिए मुझे करना क्या है। अगर कोई कि मुझे ये करना है, क्यों करना है, वो चाहता क्या है, तो वो आंसर नहीं दे पाता। मैं कई स्टूडेंट से बात होती है, कोई कहते हैं कि मुझे US जाके पढ़ना है, मुझको कनाडा जाके पढ़ना है। फिर कनाडा जाके क्यों पढ़ना है,
आंसर नहीं दे पाता। क्या वो कोर्स ऐसा चुन रहा है जो वहीं पे होता है, या सिर्फ उसको कनाडा जाना है? राइट तो एक चीज का एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आंसर होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चंस लिखें, अपने आप से पूछें पहले कि मुझे क्या चाहिए, फिर उनके आंसर्स लिखें। जब आप क्वेश्चंस पूरे बना लेंगे और आंसर साथ में लिख लेंगे, देन आपको कोई काउंसलर की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं। आप देखेंगे कि ओके, आज के दिन में आपको क्या चाहिए, नई चीज चेंज हो रही है, आपको इमर्जिंग एरियाज के अंदर आना है। इमर्जिंग एरियाज के अंदर अब मैंने क्या करना है, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। आप इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल सिस्टम से है कि आप इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर मुझे किस तरह के कोर्सेज होने चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये इस तरह के जो कोर्सेज हैं कौन कराता है, उसके एक्रेडिशंस हैं क्या, किस वैल्यू पे है, उस सिस्टम के अंदर कोई आपकी MHRD की कोई रैंकिंग है, कोई अच्छा काम किया हुआ है आपने, कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ बच्चे वहाँ से कुछ आगे पहुँचे हैं, राइट। उस इंस्टीट्यूशन की क्या पोजीशन है, या तो वो एडवर्टीजमेंट में बहुत आगे है, या वो उसके आउटपुट्स अच्छे हैं, उसके वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन अच्छी एडवर्टीजमेंट करता है, क्या वो इंस्टीट्यूशन अच्छा क्वालिटेटिव होगा, या वो इंस्टीट्यूशन अच्छा क्वालिटेटिव होगा जहाँ पे बच्चे उसको रिकमेंड करते हैं। तो स्टूडेंट फीडबैक बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। फिर आज बच्चा देखता है कि मुझे, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है कि मेरे को IIT से ही जाना है, मेरे को IIT में करना है। तो IIT क्या कराता है? क्या IIT आपको नए इमर्जिंग एरियाज के अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाता है? ठीक है, IIT में क्यों करना चाहता है बच्चा, या NIT में क्यों करना चाहता है? बच्चों के अंदर ही होता है कि जी मेरे को गवर्नमेंट सिस्टम में जाना है। भाई गवर्नमेंट सिस्टम में जाना है, किस लिए जाना है? उनका फीस स्ट्रक्चर कम है जी, इसलिए जाना है, या आपको वो अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए जाना है, या वहां से आपकी लाइफ सिस्टम अच्छी बनेगी इसलिए जाना है। जब ये चीजें इतने ट्रांजिशन फेज में चल रही हैं, आपको मैं जो बताना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि आपके गवर्नमेंट सिस्टम जो है बहुत ही स्लो होते हैं जब भी कोई चीजें चेंज होती हैं उसको रिएक्ट करने के लिए। आपने पहले देखा होगा कि स्कूल एजुकेशन जो होती थी तो सब लोग गवर्नमेंट स्कूल में पहले पढ़ाते थे। आज के दिन में क्यों वो सब प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्यों गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहते? बट व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, वो क्यों आज के दिन भी सोचते हैं कि जी मैं हायर एजुकेशन में चला जाऊं और मैं गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ लूं, राइट। इसके अंदर कारण ये है कि जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स जो आए इस चीज के अंदर, वो थोड़ा सा लेट आए, तो उस तरह की डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाई थी। कुछ प्लेयर्स आए थे, आज उनका बहुत अच्छा नाम है, जैसे आपका बिट्स पिलानी अगर आप एक देखें, आपका VIT वेलोर देखें, राइट, इनके एक अच्छे नाम है। ISB अगर आप मैनेजमेंट में देखें तो इनके एक अच्छे नाम है। अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो जितने भी आपके जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टैनफोर्ड है, ये सब चीजें, ये सब प्राइवेट हैं, नथिंग इज गवर्नमेंट, राइट। तो जो आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो एक इनोवेशन होती है, ये सारे सिस्टम आपको एक प्राइवेट सिस्टम में ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। और अभी जो इंडिया जो है एक ट्रांजिशन फेज में है, तो यहाँ पे एक इन दोनों का मिक्स भी चल सकता है, जो कुछ परसेंटेज आपका गवर्नमेंट इंड्यूस्ड हो और कुछ परसेंटेज प्राइवेटाइज्ड हो, राइट। जहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर गोरख धंधा ना हो, राइट, तो आपका एक ट्रू हो, थोड़ा सा फियर भी हो, राइट। पर लेकिन जो आपके क्लासरूम्स हैं, ये सिस्टम्स हैं, ये न्यू सिस्टम पे बेस्ड हो, एजुकेशन 4.0 कंप्लायंट हो, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन चीज़ों के अंदर वो देखें, उनके टच पॉइंट्स देखें कि क्या ये चीज़ें हैं, क्या लाइब्रेरी कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस है, या वही कन्वेंशनल है, क्या क्लासरूम्स वही लेक्चर बुक स्टाइल सिस्टम से है, क्या इंफॉर्मेशन वही टीचर्स ही फ्लो करते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, राइट। तो क्या आपके इन चीज़ों के अंदर कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हुए हैं, क्या स्टार्टअप इंक्यूबेशन की तरफ कोई ड्राइव है? एकेडमिक्स के अलावा जो आप बता रहे हैं, इस तरह की सराउंडिंग्स भी करियर में फायदेमंद होती हैं क्या लर्निंग्स के लिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए क्या है, हम जो बात कर रहे हैं एजुकेशन 4.0 की, सो इट इज़ मोर अबाउट सस्टेनेबल लर्निंग। ये आपका करिकुलम डिफाइंड टेस्ट नहीं है, आपको कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है। मेमोरी टेस्ट जो है ये बहुत पुराने मापदंड हैं, राइट। दे आर द ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड, राइट।
But in today's time, what you want is you need to understand whether the person has that kind of skills which are more critical in nature, right? Critical ability है, creativity है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इन प्रोसेसेस से नहीं आती, वो आपके प्रोजेक्ट बेस से आती है, सराउंडिंग से आती है, ठीक है ना? वो आपके अलग अलग चीज़ों से आती है कि आपने क्या किया, किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए, कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया, किन कॉम्पिटिशन्स पे गए, राइट? कोई आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, कभी किसी में आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए, कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, राइट? जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई नए प्रोजेक्ट्स बनाते हो, कोई इनोवेशन करते हो, पेटेंट करते हो, तो ये चीज़ें आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन देती हैं, आपको एक अलग जोन में ले जाती हैं, राइट? तो हमने देखा है ऐसे बच्चों के अंदर, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ एन कॉन्फिडेंस दे गेट। अब इन बच्चों के लिए हम बिल्कुल सब चीज़ें फ्री कर देते हैं, राइट? वी डोंट हम उनसे ये नहीं पूछते कि भाई आपको ये असाइनमेंट और ये ऐसा ये सब चीज़ें, दिस आर ऑल लाइक द थिंग्स लाइक विच कीप्स स्टूडेंट बिजी इन वन फॉर्म एंड अनदर फॉर्म। सो वो पुरानी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, बट लेकिन अब एक नया सिस्टम है, नए सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए अगर आपको रियली कुछ ग्रो करना है तो। जाते जाते राकेश सर, एक और आपसे प्रश्न जो मैं चाहूँगा कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर उसका जवाब हो। सफलता की एक कुंजी बच्चे चाहें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से जानना चाहें तो सफलता की कुंजी क्या हो सकती है? देखिए, सफलता की कोई एक कुंजी नहीं है कि कोई ये प्रोसेस कर लें और उससे आप सफल हो जाएंगे। ये आपको खोजनी पड़ती है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, कि जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, यू हैव टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ, सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो पुराने रास्ते हैं जिन पे बहुत लोग चले हैं, तो उन रास्तों पे चल के आप बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित नहीं कर सकते। आपको नए रास्ते खोज करने पड़ेंगे, अपनी राह एक नई तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई चीज़ें आप जब नए करने लगते हो तो बहुत से लोग आपको रोकते हैं, टोकते हैं कि शायद इसके अंदर नो वन हैज़ ट्रेवल्ड इट, पर लेकिन जब कोई आप नई जगह पे जाते हो, उसका एक फन अलग होता है, एक उसका एडवेंचर अलग होता है, और जब आप उसको अचीव कर लेते हो तो उसकी जो एकम्प्लिशमेंट की जो फील आती है वो डिफरेंट आती है। सो ऑलवेज से कि बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर और जो होते हैं ना कि हाँ ये रास्ता करें और ये चीज़ चलें तो आप 100% फिट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सफलता के आपको अलर्ट रहना है जी, आपको रिफ्लेक्सिव रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है जी, अडेप्टेबल रहना है जी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। आप आज के दिन में आज से 10 साल आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते जी, राइट? सो ये एक इंक्रीमेंटल प्लानिंग फेज है, जहाँ आप देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, देन यू मूव ऑन, फिर रुकते हैं, देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, देन यू मूव ऑन। सो यू हैव टू टेक द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, क्या चीज़ें हैं, एक बड़ा सिस्टम में समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ओके फाइन, नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। सो 4.0 कंसेप्ट क्या है, चीज़ें क्या हैं, आने वाले टाइम में होने वाला क्या है, और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पंडित की भविष्यवाणी है, राइट? जो आपसे डेवलप नेशंस हैं वहाँ पे वो चीज़ें हो चुकी हैं, वो आपसे 10 साल आगे हैं, 15 साल आगे हैं, कोई 20 साल आगे है, तो उनको देखें, तो उसको देखें तो आपको थोड़ा सा जल्दी सीखने को मिल जाता है। सो यू डोंट रिपीट द सेम काइंड ऑफ ए मिस्टेक विच अदर पीपल हैव डन। दूसरों की मिस्टेक से सीखें, उस मिस्टेक को खुद करके सीखने की जरूरत नहीं है। आप नई मिस्टेक्स करें जो पहले किसी ने ना की हो, राइट? पर वही जो मिस्टेक पहले लोग कर चुके हैं उसी को करके सीखेंगे तो देन यू विल बी कॉल्ड अ फूल और समथिंग। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। सो नई रास्ते पे चल के गड्ढे में गिरते हो तो बुरा नहीं है, अगर पुराने रास्ते से चल रहे हो फिर भी गड्ढे में गिर रहे हो तो दिक्कत है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों, हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित थे पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के वाइस चेयरमैन राकेश साहिल जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर आपकी अभी भी और कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेरी पूछ सकते हैं। अगले इंटरव्यू में हम वो क्वेरीज का जवाब राकेश सर से लेंगे। राकेश सर, आपका बहुत थैंक यू वेरी मच।